आज हम लोग जो हमारा लेसन है समानता, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये लेसन हमने पढ़ लिया है क्लास में, और अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको क्वेश्चन के साथ में हम लोग समझेंगे। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और उसके बाद में उसके आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में हमको ये जो आंसर्स हैं इसके उनको किस तरीके से लिखना होता है। तो देखो, जब भी हम लोग क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो हमको ट्राई करना है कि हमको उनको पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे कि आप ये वाला आंसर अगर देख रहे हैं तो उसमें उन्होंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखा हुआ है। तो आप लोग भी ऐसा करने की बजाय कि सारा आंसर पैराग्राफ में लिखें, उससे बेटर है कि चीज़ों को या जो भी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो सभी आप पॉइंट वाइज लिखें नंबर डाल के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। ये सारे हमारी जो बुक में दिए हुए क्वेश्चन हैं वो वाले हैं। ये लेसन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस लेसन के बारे में पता है, बट क्वेश्चंस को लिखना कैसे एग्ज़ाम में वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को पता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी महिला और पुरुष हैं उन सभी लोगों को वोट देने का, यानी कि सरकार चुनने का अधिकार है। तो पहले तो हमको इसका मतलब पता होना चाहिए। अब लोकतंत्र में ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है उसको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी को ये मताधिकार प्राप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई विदेश से आ गया और हमारे देश में रह रहा है उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ये उन्हीं को प्राप्त होगा जो कि भारत के नागरिक है। दूसरा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का प्रत्येक वयस्क, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, वह एक वोट का अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो 18 साल से ऊपर है तो सभी लोग वोट दे सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। तो चुनाव किस लिए होते हैं? जब हम उसमें अपना लीडर चुनते हैं। तो अपने लीडर को, यानी कि प्रतिनिधि को, हम लोग खुद से चुन सकते हैं अपने वोट के द्वारा। तो ये अधिकार हमको वो शक्ति देता है कि हम भारत के लोग अपना प्रतिनिधि चुन सके। तो लोकतंत्र तो इसीलिए किया जाता है क्योंकि लोकतंत्र में लोग ही शासन करते हैं, तो सभी लोग तो शासन कर नहीं सकते हैं। तो अपने प्रतिनिधियों को, यानी कि अपने लीडर्स को वो शासन करने के लिए, यानी कि अपने लिए रूल बनाने के लिए भेजते हैं। अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति ने ठीक से काम नहीं किया तो अगली बार दूसरे व्यक्ति को चुन लिया जाता है। तो इसीलिए लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। तो देखो, जो अनुच्छेद 15 है संविधान का, वो ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर उसके साथ में असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, उसके साथ में किसी भी तरीके का असमानता, उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अब इसको क्या दूर करने के तरीके होते हैं या क्या उसमें कहा गया है? तो सबसे पहले उसमें कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य का मतलब यहाँ से देश से है। तो यानी कि देश किसी भी नागरिक के विरुद्ध, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, धर्म के आधार पर, चाहे वो किसी भी मूल वंश का हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ हो, चाहे साउथ इंडिया में कहीं भी पैदा हुआ, कैसा भी दिखता हो, उसकी कोई भी जाति हो, किसी भी लिंग का हो, आदमी हो, औरत हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी वो पैदा हुआ हो, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर वो बिल्कुल भी उनके साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है। दूसरा है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति
लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता। मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे सब लोग खाना खाते हैं, तो वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वो किसी खास धर्म का है या वो किसी खास जाति का है या वो आदमी ही वहाँ पे अलाउड होंगे। ठीक है, तो अगर कोई किसी की कोई प्राइवेट जगह है, जैसे कि घर हमारी प्राइवेट जगह होती है, तो वहाँ पे सब लोग नहीं जा सकते, हम वहाँ पे जाने से रोक सकते हैं। बट जैसे कि जो सार्वजनिक होटल्स वगैरह हैं, ट्रेन है, ये सभी सार्वजनिक जगह हैं, तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जाने से नहीं रोका जा सकता है। और इसी के तरीके के बाकी जगहों पे पूर्णतः अंशतः राज्य निधि से निर्मित कुओं, तालाबों, स्नानाघाटों और सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों की उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। मतलब कि अगर कुआं है किसी गांव में बना हुआ है या किसी शहर में बना हुआ है, तो वहाँ से सब लोग पानी ले सकते हैं। तालाब से भी ले सकते हैं। कोई नहाने की जगह है, जैसे कुछ नदियों के किनारे भी लोग नहाने की जगह बना लेते हैं जहाँ पे, और कुछ जगह धार्मिक जगहों पर भी स्नान किया जाता है। सड़क है और सार्वजनिक समागम, यानी कि जहाँ पे लोग मिलते हैं आपस में, एक दूसरे से मीटिंग्स करते हैं या सभाएं करते हैं, तो वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को आने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। तो दो लोगों की लाइफ स्टोरी के कुछ अंश दिए गए थे हमारी किताब में, ओम प्रकाश वाल्मीकि का और अंसारी का। तो इनके साथ में क्या इनके अनुभव थे, इनमें क्या चीज़ें सेम थी, किस प्रकार उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एग्जाम्पल जो किताब पे दिए थे उसी के आधार पर आपको इसमें आंसर करना है। तो पहला इसमें पॉइंट था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के अन्य उच्च वर्गों के छात्रों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षकों द्वारा भी उसे झाड़ू लगवाया जाता था। उसी प्रकार से जो अंसारी दंपति थे, यानी कि अंसारी जो हस्बैंड वाइफ थे, उनको भी लोग अपना मकान नहीं देना चाहते थे। सेकंड था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया गया, जबकि अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार उनके धार्मिक कारणों से किया गया। तो ये किताब में इन दोनों की कहानी है और दोनों के साथ क्या भेदभाव हुए समाज में उनकी जाति या धर्म को लेके, वो दोनों एग्जाम्पल हमको इसमें लिखने थे। फोर्थ क्वेश्चन है कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखो, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं। तो इसका तात्पर्य या इसका मतलब क्या है? पहला, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रपति हो या फिर एक सामान्य व्यक्ति। अगर किसी ने सेम क्राइम किया है, यानी कि सेम उसने अपराध किया, तो दोनों को सज़ा भी बराबर ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति को सज़ा कम मिल जाएगी या ज़्यादा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यानी कि सभी को एक तरीके के अपराध के लिए एक ही तरीके के दंड देने का अपराध है। दूसरा है कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक समान हैं। तो हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में ये संदेश दिया जाता है कि देश में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो रहा है और हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है जो कि एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का। इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है। यानी कि कानून ये बोलता है कि भाई सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कितनी भी हाई पोस्ट पे हो या लो पोस्ट पे हो, कोई भी हो, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो। अगर आपने सेम अपराध किया है तो आपको सेम ही सज़ा मिलेगी, और अगर आपने नहीं किया है तो आप सेम ही तरीके से अदालतों में या बाकी जगह जा सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। तो अधिनियम मतलब होता है कानून। तो ये कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है। निःशुल्क का मतलब फ्री शिक्षा देनी है, उनसे फीस नहीं लेनी है। विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए
जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। तो ये कानून बनाया गया है विकलांग व्यक्तियों के लिए, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी सार्वजनिक जगहों पर और स्कूलों में होनी चाहिए। तो आप इस चित्र को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस व्यक्ति को सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। इसकी जगह का ढलान बना होता है, यानी कि रैंप बना होता है, जैसे कि आपने अपने स्कूल में भी देखा है। एक जगह ढलान वाली जगह होती है जहाँ से व्हील चेयर वगैरह चला के लाई जा सकती है। तो इस तरीके के लिए क्या चीज़ें बनाई गई हैं कानून में, उसके बारे में आपको इस आंसर में लिखना है। तो इस पिक्चर में देखो, इस व्यक्ति को उठा के लाना पड़ रहा है, बिकॉज व्हील चेयर गिर जाएगी सीढ़ियों से, वो सड़क के नहीं आ पाएगी। तो क्या उनकी सुरक्षा में कमी थी अगर इस तरीके की सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी, उनके लिए ढलान वाली जगह नहीं बनाई गई? तो उपरोक्त चित्र में विकलांगता कानून का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि भवन में ढलान नहीं बनाया हुआ है, इसीलिए बच्चे को सीढ़ियों के माध्यम से लाया जा रहा है। दूसरा है, विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी से भवन में आने जाने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर ढलान का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा है, उसे सीढ़ियों से उठाकर लाने ले जाने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, वह अपने आप को अक्षम मानने लगता है। क्योंकि देखो, जो ये बच्चा है, इसको उतारने के लिए 4 लोग लगे हुए हैं उसकी व्हीलचेयर को उठाने के लिए। इसकी जगह अगर ढलान वाली सीढ़ियाँ होती तो ये खुद से भी अपनी व्हीलचेयर को खिसका के ला सकता था। अब सब लोग इसको देख भी रहे हैं कि इसको लाने के लिए, उतारने के लिए 4 लोग लगे हुए हैं, तो उसको थोड़ा गिल्टी भी फील होगा कि भाई बाकी लोग तो आराम से चल पा रहे हैं, मुझे 4 लोगों की हेल्प चाहिए तभी मैं अपनी जगह पे पहुंच पाऊंगा। तो इनसे इनको बहुत बुरा भी फील होता है और वो अपने आप को अक्षम मानने लगते हैं कि भाई वो अपने कोई भी काम खुद से नहीं कर पाते। इससे उनका आत्मबल यानी कि कॉन्फिडेंस भी उनका डाउन होता है। उन्हें बार बार सीढ़ियों से चढ़ाने और उतारने से दुर्घटना भी हो सकती है, जिससे उनका शरीर को चोट भी पहुंच सकती है। देखो, मान लो कि इस बच्चे को लेके जाया जा रहा है, अब ये जो 4 लोग व्हील चेयर को लेके आ रहे हैं, गलती से उनका पैर अटक गया एक का भी, तो ये चारों लोग भी गिरेंगे, साथ में वो जो बच्चा है वो भी व्हील चेयर के साथ में गिरेगा और चोट भी लग सकती है। तो इसीलिए विकलांग व्यक्तियों के लिए कानून बनाया गया है कि जो भी सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे सब लोग जाते हैं, वहाँ पे रैंप यानी कि ढलान वाली सड़क बनानी चाहिए सीढ़ियों के साथ में, या सीढ़ियों से थोड़ा सा अलग बट होनी चाहिए। तो अपने मेट्रो वगैरह में भी देखा होगा, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए लिफ्ट लगाई जाती है, उनके लिए एक पीले रंग की अलग से स्ट्रिप बनाई जाती है। जो लोग देख नहीं सकते हैं वो भी उसको मतलब अपनी डंडी से टच करके उनको पता चले कि यहाँ से जा सकते हैं, है ना। तो सब लोगों के लिए इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए हर बिल्डिंग में। तो ये कानून में कहा गया है, और उनके साथ में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो जिस बच्चे के साथ में हो रही है, वो से उस तरीके की प्रॉब्लम से बचाने के लिए इस कानून में प्रावधान किए गए हैं। तो इस लेसन में इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, और इनको अगर आपको समझने में किसी भी शब्द को दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख के बता दें।